बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ए करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वेस्ट। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स डाउन, अ फोर्स अप, अ फोर्स वेस्ट और नो फोर्स। कि करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट में है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो हम ये जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाती है, और उस फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के मुताबिक जब ये कंडीशन उस पर अप्लाई करते हैं कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है, हम अपने लेफ्ट हैंड को अगर इस शेप में लाएं कि थंब इंडिकेट करेगा फोर्स को जब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो। तो जब हम अपनी फोर फिंगर वेस्ट की तरफ करें और मिडिल फिंगर नॉर्थ की तरफ करें, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी। ठीक है, उस सूरत में जो करंट की डायरेक्शन आएगी, करंट की नहीं, जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी। इसको मैं कंपास की मदद से चेक भी कर लेता हूँ। करंट जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, करंट आई से है, और वेस्ट की डायरेक्शन में हमारे पास हो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट फ्लोइंग इन नॉर्थ, करंट नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बी वेस्ट की तरफ, तो उस वक्त हम इंडिकेट करेगा फोर्स अप। तो इसका मतलब ये हुआ जो बी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैव करंट्स फ्लोइंग इन देम इन द सेम डायरेक्शन। द फोर्स बिटवीन द वायर्स इज। दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं और उनमें जो करंट गुजर रहा है उस करंट के गुजरने की डायरेक्शन सेम है, तो उन दो वायर्स पे जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव होगी, रिपल्जिव होगी, ज़ीरो होगी या इनफाइनाइट होगी। तो हम अगर इसको डायग्राम की मदद से देखें तो जब दो वायर्स हों और उनमें करंट की डायरेक्शन सेम हो और उन वायर्स के क्रॉस हम राइट हैंड रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी इन दो वायर्स के दरमियान में डायरेक्शन इस सर्कल में ऐसे होगी। जबकि अगर इस दूसरी वायर की मदद से देखें तो उसमें भी राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करते हैं कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो और कर्ली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूं होगी, यानी कि वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं और वायर 2 की वजह से इस डायरेक्शन में हैं। ये डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट। अपोजिट होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। मज़ीद इसकी डिटेल आपको थ्योरी में समझाई गई है, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, अट्रैक्टिव। अगर उन वायर्स के दरमियान करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो तो उस वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, 1 वेबर इज इक्वल टू। 1 वेबर किसके इक्वल होता है, तो हम इसके लिए वेबर का जो फार्मूला है वो हम कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले की मदद से इसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो वेबर किस चीज़ का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू बी ए होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट टेस्ला है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। टेस्ला इक्वल होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर एम्पेयर, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अगर हम इसको न्यूटन बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक एम इधर से अलग कर लेंगे इसके साथ, और ये जो ए है ये उस एक एम जो रह जाएगा उसके साथ लिख लेंगे, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से एक एम रह गया और ये ए इसके नीचे आ गया। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन बन जाएगा, और ये मीटर पर एम्पेयर यानी कि न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो इनमें से ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो कितना हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। मैक्सिमम करने के लिए जब कॉस की वैल्यू 0 हो तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है।
तो इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, एम्पियर्स लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी। एम्पियर्स लॉ जो है वो किसी भी सरफेस पे अप्लाई होता है, क्लोज्ड सरफेस पे, किसी भी पाथ पे या क्लोज्ड पाथ पे। तो एम्पियर्स लॉ एम्पेरियन लूप जहाँ पर होगा वहाँ पे अप्लाई होता है। एम्पेरियन लूप जो है वो क्लोज्ड पाथ उसका दूसरा नाम है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लोज्ड सरफेस और क्लोज्ड पाथ में डिफरेंस ये है कि क्लोज्ड सरफेस जैसा कि हमारे पास एक हो रूम का एरिया है, रूम का जो सरफेस एरिया है, फ्लोर एरिया, वो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस आएगी। और क्लोज्ड पाथ क्या हो कि उसके रूम के जो साइड्स हैं वहाँ पर अगर एक ट्रैक बना दिया जाए, लाइक एक लाइन लगा दी जाए और उस लाइन को हम देखें तो वो हमारे पास क्लोज्ड पाथ बनेगा, उस लाइन को फॉलो करते हुए चलें तो इसका ये डी ऑप्शन क्लोज्ड पाथ आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन द चार्ज इज। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट पे हो तो उसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई होगी वो कितनी होगी? वो फोर्स 0 होगी, क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर मूव करेगा तो तब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। अगर वो रेस्ट में है तो 0 होगी। यानी कि मैग्नेटिक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ये ज़रूरी है कि वो चार्ज इन मोशन हो, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे रेस्ट में है, इसका ऑप्शन डी आएगा 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। वर्क डन एक चार्ज पार्टिकल पे जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कितना होगा? Force on a charged particle moving in a uniform magnetic field always acts in direction perpendicular to the direction of motion of charge। कि जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई हो रही होगी जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 होगा। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, द अर्थ नॉर्थर्न मैग्नेटिक पोल एक्ट्स लाइक। अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कैसे एक्ट करता है? तो वो एज ए साउथ एक्ट करेगा। साउथ इस वजह से एक्ट करेगा कि हम नॉर्मली किसी भी बार मैग्नेट को जब एक थ्रेड के साथ हैंग करते हैं तो उसका जिस डायरेक्शन में नॉर्थ आएगा, अर्थ का अपोजिट पोल उस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो अपोजिट पोल हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उस डायरेक्शन में अर्थ का साउथ पोल होगा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, द पोल पीसेज ऑफ द मैग्नेट इन गैल्वानोमीटर आर मेड कनकेव टू मेक द फील्ड। गैल्वानोमीटर में जो पोल पीसेज होते हैं मैग्नेट के, उनको कनकेव शेप में बनाया जाता है। वो इस वजह से कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो वो रेडियल हो। रेडियल से मुराद ये होता है कि रेडियली आउटवर्ड जो है, यानी कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और जूं बाहर जाएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड कर रही होती है ना। तो बेसिकली इस वजह से किया जाता है कि रेडियल जो है मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो वो रेडियल हो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हेन ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू ए गैल्वानोमीटर द रिजल्टेंट सर्किट बिहेव्स एज। स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट की जाए किसी भी गैल्वानोमीटर के साथ, तो उस केस में वो गैल्वानोमीटर क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है, एम मीटर बन जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर या एवोमीटर। तो जब हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, तो वो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एम मीटर में। तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, एम मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, टू मेजर द वोल्टेज द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट इन सीरीज, पैरेलल, परपेंडिकुलर और स्ट्रेट लाइन। कि वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, परपेंडिकुलर या स्ट्रेट लाइन में। तो जब भी किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर करनी होती है,
सर्किट में कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है या कोई भी लोड है और उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर करनी हो तो वोल्ट मीटर उसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसका बी ऑप्शन कनेक्ट आएगा, पैरेलल। और पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह यह है कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाते, सीरीज में लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस अटैच की जाती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गैल्वानोमीटर उतना, जो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट होगा एज ए वोल्ट मीटर, वो उतना ज़्यादा बेहतर रीडिंग देगा। तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम जितनी हाई वैल्यू हो सके, तो वो आ जाता है हमारे पास डी ऑप्शन, इनफाइनाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग। जो टॉर्क है कॉइल में उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके, एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज करके, या ये सब चीज़ें इंक्रीज करके। तो हम उसने पूछा क्या है, टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि टॉर्क का हम अगर फार्मूला देखें तो उसकी मदद से हम समझ जाएंगे कि क्या इंक्रीज करने से टॉर्क इंक्रीज होगा। तो जो मूविंग कॉइल है उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई होगा उसके लिए जो फार्मूला है टॉ इक्वल टू NIBA sin थीटा है। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है और A एरिया है। और ये चारों जो चीज़ें हैं वो A, B, C ऑप्शंस में मौजूद हैं, यानी कि इसका फिर D ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।